आरोग्यवती। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कैंसर से होने वाली 30 से 50% मौतों को रोका जा सकता है अगर हम कुछ एहतियात बरतें। और इन एहतियातों में बहुत ज़रूरी है कि हम तंबाकू का उपयोग बिल्कुल ना करें, शराब यानी अल्कोहल से दूर रहें और संतुलित आहार खाएं तथा नियमित रूप से व्यायाम, योगा या कोई ना कोई शारीरिक एक्सरसाइज जरूर करें। और भारत में कैंसर तथा कुछ अन्य रोगों की रोकथाम के लिए नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज एंड स्ट्रोक भी जिला स्तर पर चलाया जा रहा है। तो भाई ये तो थी कुछ जानकारी आज के दिन के महत्व को लेकर। और आज प्रोग्राम में हम जिस विषय पर विस्तार से आपके साथ चर्चा करने वाले हैं वो है डेंगू। क्योंकि ये देखा जा रहा है कि इस साल जम्मू कश्मीर और खासकर जम्मू संभाग की अगर बात करें तो डेंगू के बहुत ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं और अभी भी हो रहे हैं। प्रोग्राम में हमारे साथ हैं डॉक्टर उषा शर्मा और जिनसे बात कर रहे हैं विपुल शर्मा। तो आइए सुनते हैं। जैसे ही मौसम बदलते हैं कुछ बीमारियां अपना आप दिखाना शुरू कर देती हैं। बरसात के मौसम की बात करें तो मच्छरों की भरमार होती है, मच्छरों के काटने से बीमारियां होती हैं जिनमें आज हम डेंगू बीमारी सुनते हैं, चिकनगुनिया सुनते हैं। अगर हम इस मौसम की बात करें, क्योंकि अब हम गर्मियों से सर्दियों में प्रवेश कर रहे हैं, थोड़ी सी ठंडक रहती है और हम भी महसूस करते हैं कि घरों में मच्छर भी पनपते हैं। अब मच्छर पनपते हैं तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि उनके काटने से बीमारी हो सकती है। कोशिश तो यही रहनी चाहिए कि आपके घर में मच्छर ना हो। तो ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारे घर में मच्छर ना हो। अगर किसी वजह से बीमारी हो भी जाती है तो कैसे पहचान हो। आज इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं डॉक्टर उषा शर्मा। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। अगर हम डेंगू की बात करते हैं तो कैसे पहचान होती है, किस किस्म के लक्षण होते हैं इसके? जी, डेंगू जो है ये एक मॉस्किटो बॉर्न वायरल डिजीज है, मतलब कि ये मच्छर के काटने से होता है। तो दो किस्म के मच्छर हैं जिससे कि डेंगू होता है, एक है एडिस इजिप्टाई और एक है एडिस एल्वोपिक्टस। लेकिन इंडिया में जो है वो एडिस इजिप्टाई ही है जिससे कि डेंगू होता है। ये जो मच्छर है ये डे टाइम फीडर है, मतलब कि ये दिन को काटता है और इसका जो एवरेज सर्वाइवल है, कितनी देर ये जिंदा रहता है, ये कोई एवरेज 30 डेज तक जिंदा रहता है। और इसके लिए जो अच्छा इन्वायरमेंट होता है ज्यादा देर जिंदा रहने के लिए वो होता है जुलाई टू नवंबर, क्योंकि उस टाइम टेम्परेचर जो होता है उस टाइम और जो ह्यूमिडिटी होती है वो दोनों इसके लिए सूट करती हैं। तो इसलिए इंडिया में उस टाइम जो डेंगू के केसेस होते हैं उनमें ज्यादा सर्ज होता है, मतलब वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये ऑल एजेस को, बोथ जेंडर्स को एट रिस्क रहता है। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर एज को या किसी पर्टिकुलर जेंडर को ये काटेगा। अब हम बात करेंगे कि ये कैसे होता है। जैसे ये मच्छर है, अगर वो किसी होस्ट को काटता है, होस्ट कौन हो गया? जिस इंसान को ऑलरेडी डेंगू चल रहा है और जिसको फीवर हो रहा है। जब पेशेंट को फीवर होता है तो उसके ब्लड में उस टाइम डेंगू के वायरस चल रहे होते हैं। तो जब मच्छर उनको काटता है तो उससे क्या होता है कि ब्लड के साथ जो डेंगू के वायरस होते हैं वो भी मच्छर के अंदर आ जाते हैं, वो उसके फूड पाइप में आ जाते हैं। फिर उसकी फूड पाइप में वो कुछ देर तक मल्टीप्लाई करते हैं और कोई 8 और 10 दिन के बाद वो दोबारा इन्फेक्शन के लिए तैयार हो जाता है। मतलब वो जो मच्छर है वो आप दूसरों को इन्फेक्शन दे सकता है। तो ऐसा मच्छर अगर किसी को काटता है, क्योंकि उसी समय नहीं होता है, काटने के कोई 5 या 7 दिन के बाद जिस बंदे को वो काटेगा इन्फेक्टेड मच्छर, उसमें भी डेंगू बीमारी के लक्षण आ जाते हैं। और ये जो पीरियड होता है इसको हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब मच्छर के काटने से प्लस जो बीमारी के लक्षण आने तक का जो समय होता है उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो ये हो गया डेंगू का 5 to 7 डेज। अब कुछ केसेस देखे गए हैं कि अगर लेट प्रेगनेंसी में मच्छर फीमेल को काटता है तो ये जो डेंगू है उसके जो न्यूबॉर्न बेबी होगा उसको भी हो सकता है। और अगर एक होस्ट है, मतलब एक जो पेशेंट है, अगर उसका ब्लड किसी और को दिया जाए या उसके जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होते हैं अगर वो किया जाए तो जिसको किया जाता है उसमें भी ये डेंगू की बीमारी जो होती है ये हो जाती है। ये हो गया मच्छर के बारे में। अब हम बात करते हैं वायरस के बारे में जो डेंगू की एक्चुअल डिजीज करता है। तो ये जो डेंगू का वायरस है ये 4 किस्म का होता है, 1, 2, 3, 4। अगर एक मच्छर आपको काट लेता है, मतलब एक किस्म का वो जो वायरस है अगर उससे आपको इन्फेक्शन हो जाता है तो फिर पूरी उम्र आपको उससे इम्यूनिटी मिल जाती है, मतलब उस वाली टाइप से आपको दोबारा इन्फेक्शन नहीं होगा होल लाइफ जी। लेकिन
का जो सीरोटाइप है, जो और इसकी टाइप है, उससे अगर आपको दोबारा से इन्फेक्शन हो जाता है तो जो आप में लक्षण होंगे बीमारी के वो और भी ज्यादा सीरियस हो जाएंगे। मतलब अगर पहले काटा हो सकता है आप में लक्षण ही ना हो बीमारी के, आप एसिम्प्टोमेटिक ही हो और आप ठीक हो गए, लेकिन अगर कोई और सीरोटाइप आपको काटेगा दोबारा तो आपको लक्षण ज्यादा सीरियस हो जाएंगे बीमारी के बारे में। डेंगू जो है ये अर्बन एरियाज, मतलब जो सिटी वाले एरिया जो होते हैं उसमें ये ज्यादा होता है और गाँव में थोड़ा ये कम होता है। और ये सिटीज में क्यों ज्यादा होता है, इसके भी कारण हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन सिटीज में बहुत ज्यादा बढ़ रही है, लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, वाटर की मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं होती है, वाटर की स्टोरेज प्रॉपर नहीं है, जो बारिश का पानी है वो खड़ा हो जाता है, उसकी प्रॉपर ड्रेनेज नहीं है, तो वहाँ पे फिर मच्छर ये ब्रीड करते हैं। या इसके लिए वही जो मैंने बोला कि सूटेबल उस टाइम का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी रहती है, तो उस कारण से ये केसेस जो होते हैं वो अर्बन एरियाज में ज्यादा होते हैं। अब आ गया कि इस बीमारी के लक्षण क्या है। कुछ पेशेंट जो है वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं तो उनमें पता भी नहीं चलता है। अब आ गया बीमारी के लक्षण। तो इसमें 4 किस्म के इंसान को लक्षण हो सकते हैं, मतलब 4 स्टेजेस में ये बीमारी हो सकती है। एक हो गया डेंगू फीवर। ये जो डेंगू फीवर है ये किसी भी वायरल इन्फेक्शन के इसमें जो बीमारी के लक्षण होते हैं इसमें वही होंगे। एक होता है डेंगू हेमरेजिक फीवर, एक होता है डेंगू शॉक सिंड्रोम और एक होता है एक्सपेंडेड डेंगू फीवर। अब मैं बताऊंगी कि इनमें अलग अलग क्या होता है। जो डेंगू फीवर है इसमें सिंपल कोई भी वायरल इन्फेक्शन, जैसे पेशेंट को बुखार होगा, सिर दर्द होगी, आंखों के पीछे दर्द हो सकती है, मसल में दर्द होगी, बोन में दर्द होगी, किसी को रैश हो सकता है, उल्टी आ सकती है, लूज मोशन लग सकते हैं, तो ये सारे हो गए डेंगू फीवर के लक्षण। अब डेंगू हेमरेजिक फीवर क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जो डेंगू फीवर के सारे लक्षण हैं प्लस इसमें पेशेंट को ब्लीडिंग के साइंस भी होते हैं, मतलब कहीं ना कहीं उनमें खून लीक कर रहा है। अब वो हमें कैसे पता चलेगा? उसमें अगर हम देखेंगे तो स्किन में छोटे छोटे मरीज को रेड स्पॉट्स आ जाते हैं, जो कि छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब है कि उनको स्किन में ब्लीडिंग हो रही है, या उनके नाक से खून आ सकता है, मुंह से खून आ सकता है, पेशाब में खून आ सकता है, या उनको स्टूल्स में खून आ सकता है। या जो औरतें होती हैं उसमें जैसे मेंस्ट्रुअल पीरियड्स होते हैं तो उसमें ज्यादा ब्लड आ सकता है। तो इसका मतलब है कि उसको कहीं ना कहीं ब्लीडिंग भी हो रही है, या उसमें कहीं लीकेज भी होती है। तो इसमें क्या होगा, जैसे फेफड़ों में पानी भर जाएगा, सांस फूल जाएगी मरीज को, पेट में पानी भर जाएगा। तो ये हो गए हमारे डेंगू हेमरेजिक फीवर के लक्षण। फिर हो गया डेंगू शॉक सिंड्रोम। इसमें क्या है कि पेशेंट को बीमारी इतनी बढ़ जाती है कि पेशेंट जो है वो शॉक में चला जाता है। तो इसमें क्या होगा, जैसे पेशेंट बिल्कुल ठंडा पड़ जाएगा, उसकी हमें पल्स नहीं दिखेगी, उसका हमें बीपी रिकॉर्ड नहीं होगा, वो ठीक से बात नहीं कर रहा होगा, बड़ा उसके ठंडे पसीने आ रहे होंगे, रेस्टलेसनेस होगा, कंफ्यूजन होगा, ठीक से बात नहीं कर रहा होगा। तो ये हो गए हमारे पेशेंट जो है वो शॉक में चला गया है। तो ये जो डेंगू फीवर है जब ये बाकी सारे ऑर्गन को इन्वॉल्व कर लेता है, ये किसी भी ऑर्गन को इन्वॉल्व कर सकता है, तो उसको हम कहते हैं एक्सपेंडेड डेंगू सिंड्रोम। इसमें जैसे दिमाग हो गया, किडनीज हो गई, हार्ट हो गया, फेफड़े हो गए, लीवर हो गया, इसमें किसी भी ऑर्गन की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है और फिर उसी के हिसाब से लक्षण आते हैं। इसको हम कहते हैं एक्सपेंडेड डेंगू सिंड्रोम। अब हम बात करेंगे कि हाई रिस्क ग्रुप्स क्या हैं। जैसे कोरोना में भी हम देखते हैं ना कि इनको हाई रिस्क है, इनको लो है। इसी तरह डेंगू में भी कुछ हाई रिस्क पेशेंट होते हैं, जैसे कोरोना वाले हैं, जैसे प्रेग्नेंट लेडीज हैं, छोटे बच्चे हैं, ज्यादा बूढ़े हैं, या जो बड़े मोटे लोग हैं उनमें भी इसमें हाई रिस्क रहता है। किसी को अल्सर की बीमारी है, किसी को कुछ ब्लड की बीमारियां होती है, 6PD डेफिशिएंसी, ये सुना होगा, इसमें हो सकता है। हार्ट की बीमारी है, किसी को शुगर है, BP है, अस्थमा है, जो लोग स्मोक करते हैं उनमें, क्योंकि उनके फेफड़े जो होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं। या कुछ मरीज होते हैं उनको किसी बीमारी के कारण वो स्टीरॉइड्स पे होते हैं, एक उनको भी हो सकता है। या कोई किसी चीज के लिए खून पतला करने वाली दवाइयां ले रहा है। तो ये जो सारे मरीज हैं ये हो गए हाई रिस्क मरीज। श्रोताओं, आरोग्यवटी प्रोग्राम में आज डॉक्टर उषा शर्मा के साथ डेंगू के विषय पर बातचीत विपुल जी कर रहे हैं, ये आप सुन रहे हैं। आइए एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, एक प्यारा सा गीत सुनते हैं, जिसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओले ओले ओ, ओले ओले ओ,
ओडले ओडले ओ, ओडले ओडले ओ, ओडले ओडले ओ, ओडले ओडले ओ, ओडले ओडले ओ, ओडले ओडले ओ। चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे, पीछे रह जाएगा ये ज़माना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओडले ओडले ओ, 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 ओडले ओडले ओ। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर, हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर, मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओडले ओडले ओ, ओडले ओडले ओ। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम हाई रिस्क पेशेंट्स की बात करें, आपने इससे पहले बताया था कि 4 किस्म के वायरसेस हैं जो कि अटैक करते हैं और उनकी प्रेजेंटेशन भी अलग अलग किस्म की होती है। अब ये जो बातें आपने कही थी सिम्टम्स के साथ साथ, वो आप कॉम्प्लिकेशंस की बात कर रही थी या जो पेशेंट होता है जिसे डेंगू फीवर होता है वो डायरेक्ट लैंड ही उसी में करता है, जैसे कि आपने कहा था कि जैसे वो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है? हाँ जी, हाँ जी। नहीं, डायरेक्ट लैंड नहीं करता जी, उसके लिए समय लगता होगा ना, ये कॉम्प्लिकेशंस हो गई ना उसकी बुखार की। उसमें ऐसा होता है कि पहले तो बीमारी के ही लक्षण आएंगे, जो मैंने पहले बोला डेंगू फीवर जी, पहले उसके लक्षण आएंगे। जब 3 to 4 डेज हो जाएंगे, एक जो भी नॉर्मल डेंगू फीवर के लक्षण हैं, जब 3 to 4 डेज उनको हो जाते हैं तो उसके बाद ब्लीडिंग के साइन शुरू होते हैं। या किसी किसी को ऐसा होता है कि फीवर ठीक हो गया होता है तो उसके बाद पेशेंट को लक्षण आना शुरू होते हैं 3-4 दिन के बाद। ये वो लोग हैं डॉक्टर साहब, अगर हम कहें जिन्होंने अपना इलाज नहीं करवाया है, हालांकि इलाज के लिए भी इसमें कहा जाता है कोई ज्यादा दवाइयां असर नहीं करती हैं। हाँ जी, हाँ, पर्टिकुलर जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट हम जिसको कहते हैं वो तो है नहीं इसके लिए कोई जी। हाँ, तो वो मैं आपको बताती हूँ कि इसको हमने मैनेज किस तरह से करते हैं, हम लोग भी किस तरह से करते हैं और आपने भी घर में किस तरह से ध्यान रखना है। इसके लिए जो है स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो कोई भी नहीं है। मतलब स्पेसिफिक ट्रीटमेंट का क्या मतलब हो गया कि जैसे हमारे कुछ बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता है, जैसे किसी को निमोनिया हो जाता है या किसी को टाइफाइड हो जाता है, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक एंटीबायोटिक होती है जो हम देते हैं, तो वो उस बैक्टीरिया या वायरस को मार देती है और बीमारी खत्म हो जाती है। लेकिन डेंगू में ऐसा नहीं है, इसके लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, इसके लिए स्पेसिफिक इलाज नहीं है। तो इसमें हम क्या इलाज करते हैं, इसमें हम सिम्टोमेटिक और सपोर्टिव इलाज देते हैं। सिम्टोमेटिक क्या हो गया कि जैसे जैसे बीमारी के लक्षण है उसी हिसाब से उसको देनी है, या पेशेंट शॉक में चला जाता है तो उसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट देनी है। बड़े सारे जो इन्फेक्शन है वो मतलब जैसे घर में भी मैनेज हो जाते हैं, आपने डॉक्टर को दिखाना है, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं होती, घर में मैनेज हो जाता है। जैसे पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट करनी है, पेशेंट को जब फीवर होता है तो पहले तो उसको कोल्ड स्पंजिंग करनी है, उससे अगर उसका 39 से कम फीवर रहता है तो कोल्ड स्पंजिंग नहीं रहने देनी है। लेकिन अगर उससे कंट्रोल नहीं होता है तो हमने देनी है उसको बुखार की दवाई। बुखार की दवाई मतलब एंटीपायरेटिक जिसको हम कहते हैं, और उसमें हमने सिर्फ पैरासिटामोल देनी है। बड़े सारे मरीज हमारे पास आते हैं और वो बाहर से और भी जो जैसे दर्द की दवाइयां होती हैं उसको खा के आ जाते हैं, तो वो बिल्कुल नहीं लेनी है। जैसे एस्प्रिन हो गई या ब्रूफिन हो गया या ये जो लोग निम्सुलिड हो गया, ये लोग केमिस्ट से लेके खा लेते हैं, ये बिल्कुल नहीं खानी, क्योंकि अगर डेंगू फीवर में ये वाली दवाइयां अगर आप खाओगे तो उससे क्या हो जाता है, तो आपको ब्लीडिंग के चांस ज्यादा हो जाते हैं,
क्योंकि ये वाली जो दवाइयां हैं ये आपके प्लेटलेट्स के साथ डिसफंक्शन करती हैं, तो वैसे ही उसमें प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं डेंगू फीवर में, तो इसमें और ज्यादा कम हो जाएंगी, जल्दी कम हो जाएंगी और ब्लीडिंग ज्यादा हो जाएगी। एक तो ये हो गया। सेकंड, इसमें इंसान को वोमिटिंग ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये जो दवाइयां हैं ये एसिडिटी काज करती हैं, जिसको हम अपनी भाषा में गैस बोलते हैं, तो उससे उल्टी ज्यादा हो जाएगी। पेशेंट इससे एसिडोसिस में जा सकता है। तो इसलिए ये वाली दवाइयां बिल्कुल ही लेनी है, सिंपल पैरासिटामोल लेनी है, ये लेना है। ORS लेना है, फ्लूइड्स बहुत ज्यादा लेने हैं, जैसे नारियल पानी हो गया, नींबू पानी हो गया, ORS वाला पानी हो गया, जूस ले सकते हो आप, ये वाले फ्लूइड्स ज्यादा लेना। और अगर वोमिटिंग जैसे पेशेंट को होती है तो उसको हम वोमिटिंग की दवाई दे देंगे, एंटीएमेटिक कोई भी। लेकिन अगर ये हो गया कि घर में आपने मैनेज करना है, लेकिन अगर पेशेंट को जैसे बड़ी ज्यादा वोमिटिंग हो रही है, पेशेंट ओरली बिल्कुल नहीं ले पा रहा है, या पेशेंट और किसी और रीजन से ओरली नहीं ले पा रहा है, तो उसको फिर ग्लूकोज देते हैं, IV फ्लूइड जिसको कहते हैं, उसमें 3-4 किस्म के ग्लूकोज होते हैं, वो हम उसको चढ़ाएंगे। ये हो गया हमारा सिंपल जो डेंगू फीवर है उसकी मैनेजमेंट। लेकिन अगर डेंगू हेमरेजिक फीवर हो जाता है तो इसका मतलब है कि उसमें जो है वो प्लेटलेट्स कम हो गई हैं और इसलिए उसको हमें फिर प्लेटलेट्स देनी पड़ती है। उसके लिए हमें पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। और मैंने ये बता दिया कि इसमें डेंगू हेमरेजिक फीवर के क्या क्या लक्षण होते हैं, जैसे ब्लीडिंग होगी कहीं से भी। फिर आ गया हमारा डेंगू शॉक सिंड्रोम। अगर पेशेंट शॉक में चला जाता है तो उसको भी घर में तो मैनेज हो नहीं सकता, तो उसको हम फ्लूइड्स देते हैं पहले, उसको हम कुछ मतलब ब्लड की जगह उसमें हम बढ़ाने के लिए देते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमारा जो ब्लड है वो हमारी नाड़ियों से शरीर में चला जाता है, मतलब बाहर चला जाता है नाड़ियों से बाहर। तो उसको कंपेंसेट करने के लिए हम उनको प्लाज्मा एक्सपेंडर्स बोलते हैं, हम वो देते हैं। उससे भी ना कंट्रोल हो तो इसमें हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं। तो इसलिए इसकी मैनेजमेंट जो है ये इतनी ही है, स्पोर्टिव मैनेजमेंट है और सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट है, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट कोई भी नहीं है इसके लिए। तो ये रहा इसका मैनेजमेंट का पार्ट। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आ गया प्रिवेंशन, क्योंकि स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो है नहीं और साथ में जो प्रिवेंशन है वो लोगों ने ही करनी है, वो तो डॉक्टर्स ने करनी नहीं है। तो बड़ी सारी बीमारियों के लिए क्या है, वैक्सीन बनी, जैसे हम बच्चों की आपने सुना होगा, बड़ी सारी बीमारियों के लिए उनको वैक्सीनेट किया जाता है, तो उससे जो है डिजीज रुक जाती है। लेकिन डेंगू के लिए कोई वैक्सीन नहीं बनी है अभी तक। कुछ कंट्रीज में इसके लिए वैक्सीन ट्राई की भी थी लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रही, तो इसलिए इसके लिए वैक्सीन कोई भी नहीं है। तो अब हमने क्या करना है, हमने प्रिवेंशन करनी है, वो की कम्युनिटी वालों ने और लोगों ने करनी है। अब उसमें क्या करना है, वाटर की प्रॉपर मैनेजमेंट करनी है, जैसे बारिश का पानी खड़ा नहीं होना चाहिए, घरों में लोगों ने पानी खड़ा नहीं रखना है, जहाँ पे पानी जैसे जग में पानी बड़ी देर पड़ा रहा, बाल्टियों में पड़ा रहा, या कूलर्स होते हैं उसमें पानी बार बार बदलना है, या गमले होते हैं लोगों के, इन चीजों में पानी बड़ी देर तक नहीं रहना चाहिए, फ्रीक्वेंटली बदलते रहना चाहिए। एक तो लोगों ने ये करना। सेकंड क्या करना है, पानी में कुछ जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं वो भी डाल सकते हैं जिसमें कि मच्छर ब्रीड ना करें। थर्ड हो गया कि हमने जैसे मच्छर जिससे ना काटे, हमने रेपेलेंट्स यूज करने हैं, जैसे हम ओडोमॉस और वो यूज करते हैं, वो करने हैं। फिर पूरी बाजू वाले कपड़े पहने हैं, पूरे ट्राउजर पहनने हैं ताकि मच्छर आपको काटे ना, या हम मच्छरों को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड्स जो हैं उनका स्प्रे करना है। मॉस्किटो नेट्स जो होते हैं वो यूज कर सकते हैं, मॉस्किटो कॉइल्स हैं, वेपोराइजर्स हैं, तो ये चीजें यूज करनी है जो कि लोगों के लिए बड़ा वो है, ताकि मच्छर पहले तो हो ही ना, अगर हो तो वो आपको काटे ही ना। तो इस चीज का ध्यान रखना। और अगर आपको कभी भी कोई बुखार होता है तो अपना इलाज खुद ना करें, डॉक्टर की सलाह लें, ताकि डॉक्टर ही फैसला करेगा कि आपका इलाज कैसे होना है। हाँ जी। डॉक्टर साहब, जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो ये थी डॉक्टर उषा शर्मा जिनके साथ की गई बातचीत आज प्रोग्राम में आपने सुनी। उम्मीद करते हैं कि इन्होंने जो जानकारी हमारे साथ साझा की है आप सब उस पर अमल करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके और आपके परिवार में कोई व्यक्ति इस बीमारी का शिकार ना हो, और इसके लिए जो एहतियात इन्होंने बताए हैं उसका आप पूरी तरह से पालन करें। खुद भी स्वस्थ रहें और अपने परिवार को भी स्वस्थ रखें। आज प्रोग्राम में डॉक्टर उषा शर्मा से ये बातचीत की थी विपुल शर्मा जी ने। तो इसके साथ ही ये प्रोग्राम आज का समाप्त करते हैं। अनुमति दीजिए, नमस्कार। आरोग्य वटी।